नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला देवभूमि समाचार का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 दिसंबर से शुरू हुए जन जन की शुरुआत और जन जन की सरकार के जन जन के द्वार कार्यक्रम का उद्देश्य जनता को राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं से जोड़ना और उनकी जानकारी उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत जिले में शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें 28 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। ये शिविर जनता की योजनाओं के जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। जिले में जिलाधिकारी इन कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे ताकि हर नागरिक की समस्या का त्वरित और प्रभावी समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस पहल से प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा। और 45 दिन से भी अधिक दिन तक राज्य के अंदर आज 17 दिसंबर से सेवा के अभियान के रूप में जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये अभियान हमारा विभिन्न न्याय पंचायतों में कैंप लगाकर इसमें सभी हमारे आवश्यक विभाग 28 विभागों के अधिकारीगण उन कैंपों में उपस्थित रहेंगे। जिलाधिकारी उन सब कैंपों की स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। जनपद के वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी समेत इनके नोडल अधिकारी होंगे, जो लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो केंद्र और राज्य की लाभप्रद योजनाएं हों, जन कल्याणकारी योजनाएं हों, होने वाले लाभार्थी हों, अनेक प्रकार के जो बनने वाले प्रमाण पत्र हों, इन सभी की समय पर निस्तारण करेंगे। जिनके आवेदन भरवाए जाने हैं उनको आवेदन भरवाए जाएंगे और एक पूरा सुव्यवस्थित तरीके से सभी विभागों की उपस्थिति में ये कैंप लगाए जाएंगे और इन कैंपों की जानकारी अलग अलग माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम होगा। मीडिया के माध्यम से भी, अन्य माध्यमों से भी, सरकारी सूचनाओं के आधार पर भी, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति इन कैंपों में आ सके। क्योंकि हमारे राज्य में अनेक स्थान ऐसे हैं जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां अत्यंत ही कठिन है। उनको इस प्रकार के कामों के लिए चक्कर न लगाने पड़े, अपना खर्चा न करना पड़े, अपना समय व्यर्थ न करना पड़े, कार्यालयों को चक्कर न लगाने पड़े। इसके लिए जन जन की सरकार और जन जन के द्वार ये कार्यक्रम चलाया गया है। 45 दिन और 45 नेताओं और विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। इस बैठक में मंत्री, विधायक और दायित्वधारियों ने मुख्यमंत्री से अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों के बारे में चर्चा की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा की है और विमर्श किया है। विधायक सरिता आर्या, बंशीधर भगत और भरत चौधरी ने भी अपने क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों को लेकर यहां पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री धामी ने सभी को आश्वासन दिया है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति तेज होगी और योजनाओं को शीघ्र लागू किया जाएगा। उत्तराखंड की सियासत में बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत पर तीखा हमला बोला। बीजेपी का आरोप है कि हरीश रावत अब राजनीति में हाशिए पर आ चुके हैं और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अखबारों में विज्ञापन देने को मजबूर हैं। बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हरीश रावत को किनारे कर दिया। इस पर हरीश रावत ने पलटवार करते हुए बीजेपी के दावों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनका कोई महत्व नहीं है तो बीजेपी क्यों उनकी उपस्थिति को लेकर इतनी चिंतित है। रावत ने इसे बीजेपी की घबराहट करार देते हुए कहा कि राजनीतिक बयानबाजी से सच्चाई नहीं बदल सकती। यदि मैं नहीं हूं तो उनको तो खुश होना चाहिए, उनको खुश होना चाहिए। और यदि कोई मेरे लिए कुछ लिख रहा है, कोई छाप रहा है, तो उसे भाजपा परेशान क्यों हो रही है, उसे परेशान क्यों हो रही है। यदि जिसका कोई महत्व ही नहीं है तो
उसके विषय में भाजपा क्यों अपना समय और अपनी ताकत जाया कर रही है? देखिए, हरीश रावत का खुद का सुपड़ा जो है इस प्रदेश की राजनीति से साफ हो चुका है। आप देखिए कि ऐसा समय मैंने आज तक नहीं देखा। हरीश रावत जी को अपना विज्ञापन देना पड़ रहा है अखबारों में कि हाँ भाई मैं भी हूँ, क्योंकि उनकी पार्टी खुद उनको हाशिए पर धकेल चुकी है। मुझे खुद बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं एक प्रमुख अखबार में हरीश रावत जी का विज्ञापन देख रहा था। वो अपना जो है विज्ञापन दे रहे थे, मैं हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता को खुद का विज्ञापन अखबारों में देना पड़ रहा है। तो ये तय है कि उनका अस्तित्व खुद समाप्त हो गया है। वो मन की बात जो है दूसरे पर रखकर बोल रहे हैं। आज का ये जोक ऑफ द डे है शायद। कांग्रेस के बचे कुचे विधायक हमारे संपर्क में हैं। हरीश रावत उनकी चिंता कर लें। 27 में आप देखिए जो कांग्रेस के बचे कुचे विधायक हैं उनको भी पता है कि कांग्रेस तो डूबता जहाज है, लगातार डूब रहा है। तो वो अपने उन विधायकों को संभाल लें। भारतीय जनता पार्टी के पास तो पहले ही भीड़ बहुत है और हमारे हाँ करने की देर है। आप देखिए कांग्रेस। खबर नैनीताल से है, जहां जिले में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का शुभारंभ कैचीधान तहसील से न्याय पंचायत गर्म पानी से किया गया। इस अभियान के तहत आयोजित शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने किया था। शिविर में कुल 160 शिकायतें पंजीकृत हुई थीं, जिसमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही किया गया। जन समस्याओं का समाधान मौके पर नहीं हो पाया, उन्हें संबंधित विभागों को समाधान के लिए यहां पर निश्चित तिथि पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस शिविर में विशेष रूप से बंदरों और जंगली जानवरों द्वारा फसल को हो रहे नुकसान की शिकायतें अधिक थीं। जिलाधिकारी ने वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वन्य जीवों में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सोलर फेंसिंग, पिंजड़ा लगाया जाए और इसी के साथ अन्य उपायों पर कार्य किया जाए। उत्तराखंड में जेल सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और हरिद्वार जिला कारागार के बीच MOU साइन किया गया है, जिससे अब हरिद्वार जेल में निरुद्ध कैदियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस पहल से कैदी अपनी शिक्षा के जरिए खुद को निखार कर समाज की मुख्यधारा में जुड़ने का सक्षम होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस मानवीय और दूरदर्शी कदम इसे बताया है, जबकि UOU के कुलपति ने इसे हर नागरिक का अधिकार बताया। जेल अधीक्षक मनोज आर्या ने इस MOU को कैदियों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। खबर देहरादून से है, जहां सरकार की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। खेल विभाग न्याय पंचायत स्तर पर स्टेडियम बनाने का काम कर रही है। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि जिला, ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर पर भूमि की उपलब्धता के अनुसार खेल स्टेडियम बनाए जाएं। इस पहल से न केवल राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए मैदान मिलेगा, बल्कि युवाओं, विशेषकर सेना की तैयारी कर रहे युवाओं को भी उच्च स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होंगी। मंत्री ने यह भी बताया कि इस प्रयास से राज्य के खेल बुनियों के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और साथ ही युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने का अवसर भी मिलेगा। देखिए, चाहे वो खेल मैदान हो, मिनी स्टेडियम हो, तीनों को लेकर भूमि की रिक्वायरमेंट होती है। और ये ऐसा मन में तो विचार रहता ही है कि हर जनपद में मुख्यालय से लेके ब्लॉक लेवल तक में जो है हमारे पास स्टेडियम हो। लेकिन जहां जहां हमारे पास में भूमि की उपलब्धता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं और भूमि की उपलब्धता हो रही है, वहां हम लोग मिनी स्टेडियम, खेल मैदान या स्टेडियम हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ये एक कोशिश है कि हमारे बच्चों को ब्लॉक स्तर पर हो या हमारे बच्चों को न्याय पंचायत स्तर पर भी हमें भूमि उपलब्ध हो जाती है, उस स्तर पर हो, उनको मैदान मिल पाए, ताकि बच्चे अपने भविष्य की, चाहे वो फिजिकल फिटनेस को लेकर कह लीजिए या भविष्य में फौज की तैयारी को लेकर कह लीजिए या वो अपने स्पोर्ट्स की अपनी तैयारी को लेकर कह लीजिए, तो उस संकल्प के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। तो फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम क्षेत्र में आक्रमण और खतरनाक नस्ल के श्वानों को लेकर सख्ती की तैयारी की जा रही है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि बोर्ड बैठक और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत म्यूनिसिपैलिटी बाड़ी क्षेत्रों में श्वान पशुओं के लिए नियमावली बना रही है। खासतौर पर खतरनाक नस्लों को लेकर विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नगर आयुक्त ने कहा है कि श्वान पालने वाले पशु स्वामियों के लिए जरूरी सुविधाएं और सावधानियों के लिए विस्तृत नियमावली प्रारंभिक अधिसूचना के लिए इसे रूप में जारी किया जाएगा, जिस पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, ये बात भी कही गई।
बोर्ड बैठक में भी निर्णय हुआ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी म्युनिसिपल बॉडीज में के एरियाज में जितने भी ऐसे आक्रामक जो पशु हैं, श्वान पशु हैं, उनके संबंध में नियमावली तय हो और नियमावली में फेरोशियस ब्रीड्स को लेकर के विशेष प्रावधान हो। जितने भी ऐसे पशु स्वामी हैं जिनके द्वारा श्वान पशुओं को डोमेस्टिकेट किया जाता है, पाला जाता है, उनके द्वारा जो समस्त सावधानियां बरती जानी है उनके विषय में विस्तृत नियमावली नोटिफाई की गई है। प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन है ये, इसमें जो भी ऑब्जेक्शंस या सजेशंस होंगे उनके लिए समय दिया गया है और प्रयास ये किया गया है कि प्रॉपर जितने भी सावधानियां बरती जानी है, जो ड्यूली सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए जाने हैं, उन सभी के उल्लंघन के केस में सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई का प्रावधान हो। क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान देहरादून और मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, जिससे ट्रैफिक जाम, अव्यवस्था, पार्किंग, मौसम की मार और हादसों की घटनाएं होती रहती हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी समीर बंसल ने कहा कि इन त्योहारों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। मौसम और स्नोफॉल के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। जिलाधिकारी ने पर्यटकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और जश्न को जिम्मेदारी से मनाएं। काफ़ी समय से हमारा देहरादून, मसूरी ये सब पर्यटक आकर्षण के केंद्र रहे हैं और लार्ज संख्या में कांग्रीगेशन होती है प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष भी होने की प्रबल संभावना है। तो इसके दृष्टिगत एक तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर क्राउड मैनेजमेंट हुआ, ट्रैफिक प्लान हुआ, उस पर वर्क किया जा रहा है और ये प्रयास किया जाएगा कि हमारे लोकल्स को भी परेशानी ना हो और जो हमारे टूरिस्ट आएँ वो भी सकुशल अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंच जाएं। और बाकी जो हमारे इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं इन केस ऑफ स्नोफॉल और कोल्ड वेदर, उसमें भी एडवाइजरीज इशू की जा रही हैं और जो प्रिकॉशंस लिए जानी चाहिए उन पे उनको जागरूक किया जा रहा है। हमारी इमरजेंसी सर्विसेज चाहे मेडिकल हों, पीडब्ल्यूडी की टीम्स हों, वो तैनात रहेंगी और ये जो हमारे कार्निवल है, चाहे क्रिसमस सेलिब्रेशंस हैं, इसको रिस्पॉन्सिबल वे में हमें मनाना चाहिए, जिससे जो इसका महत्व है, लोक महत्व है, वो भी बना रहे, गरिमा बनी रहे, क्योंकि ये हमारे एक सोशल लाइफ के और इकोनॉमी के इंडिकेटर्स भी हैं और कंट्रीब्यूटर्स भी हैं। तो उसको भी हमें मेंटेन करना है और लेकिन साथ ही जो इससे एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको हमें एड्रेस करना है, तो इस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। खबर डोईवाला से है, जहां एमडीडीए ने अवैध निर्माण और बिना स्वीकृति संचालित धार्मिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यहां पर की। आपको बता दें कि थाना तहसील डोईवाला में ग्राम कांडोली में अनुमति संचालित मस्जिद को सील कर दिया गया है। जांच में पाया गया था कि एक आवासीय भवन से पहले एक दूसरे तल पर बना यहां पर स्वीकृत कर दिया मस्जिद जो है वो चल रहा था। संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन कोई मान्य दस्तावेज या शमन यहां पर जो है नहीं मिला है, जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई है। अब भी यह स्पष्ट हुआ है कि थाने क्षेत्र में कई पंजीकृत मदरसे नहीं है और मस्जिद वक्फ अभिलेखी में ये दर्ज किया गया। इसके बाद सिंगल आदेश जारी कर पुलिस बल के साथ यहां पर कार्रवाई की गई थी। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर एमडीडीए की कार्रवाई से जो है हड़कंप मच गया। आपको बता दें यहाँ पर जो है अवैध मदरसे के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ यहाँ पर जो है कार्रवाई की गई है, जिसके बाद अवैध निर्माण के खिलाफ एमडीडीए यानी कि मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी का यहाँ पर शिकंजा कसते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद अवैध रूप से संचालित मदरसे को यहाँ पर सील किया गया। डोईवाला क्षेत्र की आपको खबर बता रहे हैं, जहाँ पर सख्त कार्रवाई और सख्त आदेश के खिलाफ यहाँ पर अब जो है कार्रवाई करते हुए एमडीडीए फिलहाल नजर आ रहा है।
तो अवैध निर्माण के खिलाफ यहाँ पर जो है एमडीडीए की सख्त कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर अवैध रूप से संचालित मस्जिद को सील किया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं इलाके में भी हड़कंप मच गया। डोईवाला क्षेत्र की आपको पूरी घटना बता रहे हैं, जहाँ पर अवैध तरीके से ये जो मस्जिद है ये संचालित हो रही थी। इसके बाद यहाँ पर एमडीडी यानी कि मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सख्त कार्रवाई की है। अवैध रूप से ये जो मस्जिद संचालित हो रही थी, इसके साथ ही यहाँ पर जो है नोटिस भी दिया गया और साथ ही आगे भी कहा गया कि अगर जितने भी अवैध रूप से संचालित ऐसे चीज़ें हैं, अगर उस पर रोक नहीं लगी तो कार्रवाई लगातार इसी तरीके से जारी रहेगी। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में किराए पर रह रहे पंकज मिश्र की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में पुलिस ने अमित सहगल और पार्थोशील को गिरफ्तार किया है, जिसमें से आपको बता दें 16 दिसंबर की सुबह पंकज मिश्र घर में अचेत मिले थे। अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया था। परिजनों का आरोप है कि 15 दिसंबर को आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की थी। मामले की बीएनएस की गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। आपको बता दें कि एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि जांच में साइबर सेल, एसओजी और फॉरेंसिक टीम लगाई गई है। दिनांक 16/12/25 की प्रातः जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है की मृत्यु हो गई है और अचेत अवस्था में अपने घर पर पड़े हैं। इस सूचना के आधार पर मैं पुलिस बल के साथ एसओ वगैरह पहुंचे वहां पर और वहां पर घटनास्थल निरीक्षण किया। तो चूंकि इस संबंध में एक सूचना पूर्व में भी मारपीट की आई थी एक रात्रि पहले, जहां पुलिस के कर्मचारी द्वारा अटेंड किया गया था और जो है जो मृतक थे उनके द्वारा कोई अभी कार्रवाई ना करने के लिए मना किया गया था। इस कारण पुलिसकर्मी वहां से वापस आ गए थे। उसी घटना की सूचना सुबह प्राप्त होने पर कि वहां पर वो अचेत अवस्था में पड़े, पुलिस बल पहुंचा था वहां पर और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया था। क्योंकि मामला सनसनीखेज था और एक दिन पूर्व में भी इस तरह की सूचना आई थी, तो समस्त आसपास के लोगों से और मृतक के पत्नी से भी उसमें जानकारी की गई। तो प्रथम दृष्टया पता चला कि 2 व्यक्ति जो नोन थे इसमें से एक, वो वहाँ पर एक दिन पूर्व में भी आए थे और मारपीट की घटना करी थी और जिसके कारण जो है और उनका फ़ोन छीन कर ले गए थे और साथ ही साथ मारपीट के कारण उनको चोटें आई थी, जिसके कारण संभवतः उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है पुलिस द्वारा जो है शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया था और पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण बहुत स्पष्ट न आने के कारण जो है उसमें तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई नहीं लाई गई थी और ये भी सूचना मिली कि उनके परिजन जो है पहुंच रहे हैं वहाँ पर और उनके द्वारा इसमें जो है कंप्लेंट दी जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। और उसके बाद जब देर रात्रि उनके परिजन यहाँ पर पहुँचे और मुलाकात की गई तो उसके बाद उनके दिए गए प्रार्थना पत्र पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में जो दिया गया था उसमें दर्ज कर लिया गया था। आज से हमारी सभी टीमें जो फॉरेंसिक टीम द्वारा भी निरीक्षण किया गया और साथ ही साथ अन्य भौतिक साक्ष्यों को कलेक्ट किया गया। साथ ही पीड़िता उनकी जो पत्नी है मृतका की और साथ ही उनके वादी जो है उनके भी बयान विस्तृत दर्ज किए गए। साथ ही आस पड़ोस के लोगों के भी बयान दर्ज किए गए। घटनास्थल के साथ साथ अन्य जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है उसके भी प्रयास करके जो साक्ष्यों में सम्मिलित किए जा रहे हैं और सभी साक्ष्यों के आधार पर और जो मेडिकल जो हमारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन के उपरांत जो है लंबी पूछताछ के बाद दोनों अभियुक्तों से लंबी पूछताछ की गई और समस्त घटनाक्रम की जानकारी ली गई और इसके बाद विवेचक द्वारा जो है उनको पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आज अरेस्ट कर लिया गया है, जिनको कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस।